हेलो बच्चों, नमस्कार। आरकेएस मैथ्स की कक्षा चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। तो एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज की कक्षा है विज्ञान की। तो हम चलते हैं विज्ञान के दूसरे चैप्टर पर। तो बच्चों, दूसरा चैप्टर जो है शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि पहला चैप्टर जो है काफ़ी डिटेल से हमने हर चीज़ को पढ़ा था। हमने समीकरणों को, यौगिकों को, आयनों को, सब चीज़ों को एक एक करके डिटेल से पढ़ा था। मैंने एक एक चीज़ पर आपके लिए अलग अलग वीडियो बनाए और 6 वीडियो में उसको पूरा किया था। तो मैं समझता हूँ कि बेसिक रसायन विज्ञान समझने के लिए सारी बातें मैंने उसमें ऐड की थी। तो अब हम इसके बाद दूसरा चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये हमारा है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो आप यहाँ जान लें कि जो पदार्थ होते हैं उनको मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। कुछ पदार्थ अम्लीय होते हैं, कुछ क्षारक होते हैं और कुछ लवण होते हैं। तो सभी पदार्थों को जो 3 भागों में बांटा गया है, धातुओं को छोड़ करके। तो उसमें अपने देखते हैं कि किस प्रकार से जो है कौन से पदार्थ में क्या पहचान होती है। तो वैसे ही आप छोटी क्लास से ये पढ़ते आए हैं इनके बारे में कुछ। तो हम वैसे दैनिक जीवन में देख सकते हैं कि भोजन खट्टा हो जाता है या कुछ चीज़ें कड़वी होती है, जैसे नींबू वगैरह खट्टे होते हैं, सिरका खट्टा होता है, बेकिंग सोडा जो होता है वो थोड़ा कड़वा सा होता है। तो ये सब चीज़ें हम दैनिक जीवन में महसूस करते हैं। तो ये क्यों होता है? ये सब जो होता है पदार्थ की प्रकृति के कारण, क्योंकि पदार्थ की 3 प्रकार की प्रकृति है। तो यहाँ जानते हैं ये अपने कौन कौन से हैं। तो कुछ थोड़ी सी बातें आप जो याद रखें कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये पहली बात आप याद रखें यहाँ पर कि जो अम्लीय पदार्थ होते हैं वो खट्टे होते हैं स्वाद में। तो आप जितने भी पदार्थ जो हम खाने के काम में लेते हैं या नहीं लेते हैं, जैसे अम्ल वगैरह, हालांकि हम उनको चखना नहीं चाहिए कभी, एसिड जो है जो रासायनिक एसिड होते हैं, लेकिन वो खट्टे ही होते हैं। क्योंकि जो नींबू होता है, संतरा होता है, इनमें भी जो है वो कार्बनिक अम्ल होते हैं, तो वो खट्टे होते हैं। तो अम्ल सारे ही खट्टे होते हैं। और एक इनकी विशेषता ये बच्चों कि ये नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। ये आप याद रखें। और क्षारक जो होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, इनका स्वाद कड़वा होता है। जैसे साबुन होती है, तो साबुन एक क्षारक होती है, बेस होती है, और ये क्या करती है, लाल को नीला करती है। तो ये बिल्कुल क्षारक जो होते हैं अम्ल के क्या होते हैं, विलोम होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं। और यहाँ पर लिटमस के बारे में आप जानेंगे। लिटमस जो है बच्चों इस प्रकार से, जैसे मैं यहाँ पर एक पट्टी सी बनाता हूँ, इस प्रकार से एक कागज की पट्टी होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं लगभग इतनी लंबी सी, यानी 3-4 सेंटीमीटर लंबी कागज का एक टुकड़ा सा होता है, जो लाल और नीले 2 रंग के होते हैं। तो ये अलग अलग अम्ल और क्षारीय पदार्थों के पहचानने काम आते हैं, यानी कागज की कतरन की तरह होता है। और आपने देखा कि नीले को लाल कर देते हैं अम्ल और लाल को नीला कर देते हैं क्षार। तो ये क्या होता है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। सूचक होते हैं बच्चों जो अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को पहचानने काम आते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, सूचक कहते हैं। तो ये प्राकृतिक सूचक है, यानी प्रकृति से प्राप्त है। इसके अलावा हल्दी भी प्राकृतिक सूचक होती है। तो आपने कई बार देखा होगा कि जब कोई सब्जी वगैरह, क्योंकि सब्जी में हल्दी होती है, तो सफ़ेद कपड़े पर यदि सब्जी लग जाती है, जब हम धोते हैं तो वो लाल हो जाती है, क्योंकि साबुन जो क्षारीय होता है तो वो लाल कर देता है उसको। तो इस प्रकार से ये हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक के रूप में काम आता है। इसके अलावा कुछ संश्लेषित सूचक भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मेथिल ऑरेंज। इनके नाम आप याद रखें बच्चों कि संश्लेषित सूचक कौन से होते हैं। तो मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोलेफ्थिलीन हो गया, ये आप याद रखें। इनके छोटे क्वेश्चन जो हैं इस प्रकार से आप अपनी बुक में क्या करें, इनको अंडरलाइन कर लिया करें ऐसी चीज़ों को पढ़ते समय। तो ये सामान्य जानकारी थी इसके बारे में। अब लिटमस के बारे में यहाँ पर बताया गया कि लिटमस जो है वो एक रंजक होता है, मतलब एक प्रकार का रंग होता है, जो थैलोफाइटा समूह के एक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जिस पौधे का नाम है लीचेन। ठीक है, इसका नाम याद रखें कि
लिटमस जो है वो लीचेन पौधे से प्राप्त होता है, और जब ये शुरू में प्राप्त किया जाता है तो बैंगनी रंग का होता है, ये नीला या लाल नहीं होता है। फिर उसको अम्लीय क्षारीय जांच करने के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद बच्चों ये एक क्वेश्चन है आपके पास, तो हमसे ये पूछा है कि आपके पास 3 प्रखनलियाँ हैं, एक में आश्रित जल भरा हुआ है, यानी एक में तो पानी है, और एक में अम्लीय विलयन है, और एक में क्षारीय है। ठीक है, और हमें क्या किया गया है, क्या लाल लिटमस पत्र दिया गया है। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सी में क्या है, तो आप इसमें ये ध्यान रखें बच्चों कि हमें चूंकि लाल दिया गया है, तो आप जानते हैं कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो क्षार होते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ भी पढ़ा था कि जो क्षारीय पदार्थ होते हैं वो लाल को नीला कर देते हैं। तो हमें यहाँ लाल लिटमस पत्र दिया है, तो हम चूँकि हमें पता नहीं है कि कौन सी प्रखनली में क्या है, तो जब हम किसी प्रखनली में यदि डुबोएंगे उसको, तो पानी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अम्ल से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें इनसे पता नहीं लगेगा कौन से अम्ल और कौन से में पानी है। तो हम क्या करेंगे, तीनों में बारी बारी डुबाएंगे, और जिसमें से आप जानते हैं कि लाल वाले को जिस प्रखनली में डुबोने पर वो नीला हो जाए, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया लाल नीला कर रहा है, इसका मतलब वो क्षार हो गया। फिर जब वो नीला हो गया तो हम इनमें से बाकी बची 2 में से एक में दोनों बार बार डुबाएंगे, तो यदि वो नीले को जो प्रखनली वाला पदार्थ लाल कर देगा वो वापिस वो हो जाएगा अम्ल, और बाकी बचा हुआ तीसरा क्या हो जाएगा, क्षार। इस प्रकार से हम तीनों की पहचान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कुछ प्रयोगशाला में काम आने वाले अम्ल और क्षार के ये सूत्र आप याद रखें। हालांकि हम पिछले चैप्टर में ये नाम इनके आ चुके हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आप इसका नाम और सूत्र याद रखें। सल्फ्यूरिक अम्ल जो इसको गंधक का अम्ल भी कहते हैं, इसका नाम याद रखें आप। नाइट्रिक अम्ल का नाम याद रखें आप। एसिटिक अम्ल जो कार्बनिक अम्ल होता है इसका नाम याद रखें। फिर ये 4 अम्ल के नाम आप अच्छी तरह नाम और सूत्र याद रखें। और सोडियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होता है, प्रबलिक क्षार होता है, इसका भी नाम याद रखें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये क्षार होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, क्षार होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होता है, क्षार होता है। आपने देखा कि जिनमें हाइड्रोजन होता है तो जो हाइड्रोजन देने वाले होते हैं वो अम्ल होते हैं, और जो हाइड्रोक्साइड यानी OH देने वाले होते हैं वो क्षार होते हैं। ठीक है, तो ये इनके आप नाम लिख करके याद रखिए, इनको बहुत ये आगे काम आएंगे आपको इसमें। और इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जो है आप ये ध्यान रखिए कि जैसे ऊपर हमने कुछ पदार्थों को पढ़ा जो सूचक होते हैं, जो डुबोने पर या भिगोने पर जो है अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जो गंध के द्वारा भी जो है अम्ल और क्षार की पहचान बताते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, गंधीय सूचक कहते हैं। ठीक है, जो गंध के द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं वो क्या होते हैं, गंधीय सूचक होते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी परिभाषाएं जो हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा इनको हाईलाइट करके बताया, इनको आप याद रखें। ये जो गंधीय सूचक क्या होते हैं कि छोटी छोटी परिभाषाएं जो है, क्योंकि विज्ञान में छोटे प्रश्न बहुत आते हैं, तो ये आप इनको याद रखिए। तो यहाँ पर जैसे आपको एक प्रयोग के द्वारा यहाँ बताया गया है कि बारीक कटी हुई प्याज को एक स्वच्छ कपड़े के अंदर बांध करके और पोटली बना करके आप क्या करो, कसकर अच्छी तरह बांध दो उसको, और पूरी रात उसको फ्रिज में रख दो। ठीक है, और फिर क्या करें आप उसको अगले दिन जो है उस पर कुछ बूंदें अम्ल की डाल कर देखें और कुछ बूंदें क्षार की डाल कर देखें, तो आपको अलग अलग प्रकार की गंध महसूस होगी। तो इस प्रकार से ये गंध जो है वो एक विशेष प्रकार की गंध अम्लों से आएगी और क्षारों से अलग प्रकार की गंध आएगी। इसी प्रकार से ये आप जो है कुछ गंधीय सूचकों के नाम और याद रख सकते हैं, जैसे वैनिला एसेंस होता है वो आप इसमें ले सकते हैं काम, या लौंग का तेल याद रखें आप। तो ये छोटी छोटी बातें जो अपनी बुक में आप अंडरलाइन कर लेना, और अभी तो मैं आपको इसमें बता रहा हूँ यहाँ पर, इनको आप याद रखें आप अच्छी तरह। ठीक है, तो ये गंधीय सूचकों के नाम याद रखें आप। ठीक है, और इसके बाद जो है बच्चों यहाँ पर अम्ल एवं क्षक धातु के साथ कैसे क्रिया करते हैं, तो ये यहाँ पर एक प्रयोग के द्वारा
हम यहाँ पर समझेंगे कि अम्ल और क्षार जो है वो धातुओं के साथ कैसे क्रिया करते हैं। तो ये प्रयोग यहाँ पर करके यहाँ पर पता है बच्चों, यहाँ पर ये जो है वो एक परखनली है, बड़ी परखनली, इसके अंदर क्या किया गया है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला गया। तो तनु का मतलब होता है बच्चों, जब पानी की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा कम हो, तो उसको बोलते हैं तनु। और जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, मतलब अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो, पानी की कम हो, यानी सांद्र बोलते हैं उसको, ठीक है। और फिर इसके अंदर ये क्या डाल दिया गया है, दानेदार जिंक के टुकड़े डाल दिए गए, जस्ते के टुकड़े डाल दिए गए। तो जैसे आपने बैटरी के सेल देखे हैं, तो सेल के पीछे का जो धातु आपको दिखाई देता है वो जिंक ही होता है बच्चों, उसके टुकड़े यहाँ पर इसमें डाल दिए। और ये इसमें तो कुछ, इसको एक कांच की परखनली के द्वारा यहाँ पर क्या किया गया है, इस टब में भरे पानी में डुबो दिया गया है। और इसमें क्या है कि कुछ साबुन घोल दी गई, तो इस साबुन वाला पानी बन गया। तो क्या होता है बच्चों, इसमें जब इनमें अभिक्रिया होगी अम्ल और इसकी जिंक की, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस बनती है। और यहाँ से आपको पता है कि जब साबुन के पानी में से हवा निकलेगी तो वो बुलबुले बन जाएंगे, और ये बुलबुले जो है वो यहाँ ऊपरी ओर उठेंगे। जब आप इनके पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ऐसे फट फट की ध्वनि आएगी, यानी छोटे छोटे धमाके से बजेंगे। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन होती है बच्चों, वो खुद जलती है, ठीक है, तेजी से जलना चाहती है, लेकिन जलने में सहायक नहीं होती है, जलाने में सहायक नहीं होती, इसलिए तुरंत बुझ जाती है, ठीक है। इसलिए धमाके के साथ जो इसका ये जल जाती है, लेकिन चूंकि जलाने में सहायक नहीं है इसलिए तुरंत बुझ भी जाती है। तो ये आपने इसमें देखा कि अम्ल जो है वो धातुओं के साथ क्रिया करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन गैस देते हैं। ये इस प्रयोग से हम समझे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये धमाका जो बज रहा है, छोटे छोटे धमाके से बजते हैं, ये इस बात की पुष्टि है कि यहाँ पर क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। तो ये इस प्रयोग से आप ये समझेंगे कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके हमेशा क्या देते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। तो ये यहाँ पर जैसे आपको बताया है कि अम्ल जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पर इस समीकरण को आप याद रखें अच्छी तरह। इसका ये सूत्र जो है कि अम्ल जो है वो धातु से क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि अम्ल में से यहाँ पर जैसे आप जानते हैं कि H2SO4 जो होता है, जैसे हमने यहाँ पर ये H2SO4 का सूत्र देखा था, यहाँ पर ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। तो इसमें हाइड्रोजन होता है। तो इसमें होता ये कि जो जिंक होता है वो वहाँ से क्या करता है, हाइड्रोजन को हटा देता है और लवण बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको जो है वो याद रखना है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हमेशा हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस प्रयोग के द्वारा यहाँ पर एक और ये आपको बहुत महत्वपूर्ण याद रखना है बच्चों कि सारे जो अम्ल होते हैं वो तो हाइड्रोजन गैस देते ही हैं, ठीक है। वो धातु से क्रिया करके हमेशा क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन ये एकमात्र ऐसा जो है वो क्या है, क्षार होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या करता है, जो धातु के साथ क्रिया करके क्या करता है बच्चों, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये एक बहुत ही विलक्षण अभिक्रिया आपको याद रखनी है, अलग तरीके से इसको याद रखना है, क्योंकि केवल एकमात्र ये सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा एक क्षार होता है जो धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन देता है। तो ये बिल्कुल एक अपवाद अभिक्रिया के रूप में आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो ये हमने बच्चों पहला गुण जो अम्लों का पढ़ा था वो था कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, उसको आप याद रखिए अच्छी तरह। और एकमात्र आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसा जो है वो क्षार होता है जो धातु से क्रिया करके केवल जिंक के साथ क्रिया करके सोडियम जिंकेट बनाता है और हाइड्रोजन गैस देता है। तो ये एक अपवाद स्वरूप याद रखिए। अब यहाँ जो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये है कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो कैसे अभिक्रिया करते हैं अम्लों और क्षार पर, अम्लों से कैसे क्रिया करते हैं। ये तो आप याद रखें बच्चों, जो CO3 के यौगिक होते हैं वो कार्बोनेट होते हैं और जो HCO3 के यौगिक होते हैं वो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो है वो
जैसे अपने दावन सोडा भी कहते हैं जिसको, तो ये जो है वो एक कार्बोनेट हो गया, और ये यहाँ पर जो है वो एक आप देख रहे हो यहाँ पर ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो गया, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये प्रयोग से समझाया गया आपको, इसको मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से क्या किया गया है। ये जो कुछ यहाँ पर सबसे पहले जो सोडियम कार्बोनेट के कुछ टुकड़े यहाँ पर रख दिए गए हैं, तो ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं टुकड़े से, और ये जो आप इसके अंदर यहाँ पर जो द्रव देख रहे हो ये है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और तनु का मतलब मैंने आपको बताया था कि जब पानी की मात्रा ज़्यादा हो, अम्ल उसमें कम हो, तो उसको तनु कहते हैं। तो तनु विलयन जो अम्ल का यहाँ से डाला गया। और ये पिपेट जो होती है बच्चों, एक प्रकार की जो फनल होती है, कीप होती है, तो इसमें से इस द्रव को यहाँ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाला गया है। तो फिर क्या होता है बच्चों, जब इनमें दोनों में अभिक्रिया होगी, ठीक है, ये अभिक्रिया इनके अंदर होती है, तो यहाँ से जैसे आप ये देख सकते हैं प्रणाली ए के अंदर जो है वो ये पहले एक प्रयोग किया गया, जो ये वाली अभिक्रिया होती है इनमें, तो ये जब अभिक्रिया होगी तो आप देख सकते हैं कि ये लवण बनेगा NaCl, और ये जलीय विलयन के रूप में, और जल बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये यहाँ पर जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ से कांच की प्रणाली यहाँ पर लगाई गई है। और इस दूसरी प्रणाली के अंदर बच्चों यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि ये क्या लिया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लिया गया। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप जानते हैं कि जब बाजार से हम कड़ी लेके आते हैं तो वो कैल्शियम ऑक्साइड होती है, जब उसको पानी में घोलते हैं तो जो विलयन बनता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, यानी चूने का पानी हो गया वो। तो क्या होता है कि जब यहाँ से इन दोनों की क्रिया से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ बन रही है, आप देख रहे हो यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ठीक है, तो ये जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब इस चूने के पानी में जाती है तो इसका रंग क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। बिल्कुल ये चूने के पानी का रंग क्या हो जाएगा, दूधिया हो जाएगा, यानी एकदम सफ़ेद हो जाएगा, पानी दूध जैसा हो जाएगा। तो इससे ये स्पष्ट होगा कि यहाँ पर क्या निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक है, चूने के पानी को यहाँ पर ये बताया गया, यहाँ पर ये, तो ये इस प्रयोग से समझाया गया था। इसमें अच्छी तरह इसको समझ लीजिए। तो आपने एक बात समझी कि जो कार्बोनेट होते हैं, कार्बोनेट यौगिक जितने भी होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसी प्रकार से हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यही अभिक्रिया करते हैं, ये भी क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो धातु जो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जो अम्लों से क्रिया करके क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये दो बातें आप यहाँ पर अच्छी तरह याद रखिए, ठीक है बच्चों। ये जो यहाँ पर आपने बातें याद रखनी चाहिए आपको ये। अब नेक्स्ट इसका जो टॉपिक है यहाँ पर आप देखें कि वो जो अभिक्रिया बताई गई थी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो फिर क्या करती है, क्यों रंग दूधिया हो जाता है, यहाँ पर ये अभिक्रिया बताई गई है बच्चों। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके क्या कर लेता है, ये जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, जिसके कारण उसका रंग दूधिया हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है। तो ये इसके कारण होता है, ये आप याद रखें। और ये समीकरण जो आप लिख के अच्छी तरह याद किया करो। तो यहाँ बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ये कैल्शियम कार्बोनेट बना था, श्वेत अवक्षेप। तो यहाँ पर बच्चों अवक्षेप को आपको समझना है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कोई ऐसा पदार्थ बन जाए जो उस विलयन से, यानी जो भी पदार्थ से अलग हो जाए ठोस के रूप में, तो उसको बोलते हैं अवक्षेप, ठीक है। और ये जो अवक्षेप होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, और ये जो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और जल बना है, ठीक है, इसकी जब अपने क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड यदि इसमें पुनः प्रवाहित करेंगे तो एक क्या होता है, ये कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नाम का एक यौगिक बनता है। यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हैं ये, तो ये जल में वापस विलय हो जाता है, नहीं जो रंग जो दूधिया होता है वो वापस गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखें, इसको अभिक्रियाओं को लिख के याद किया करें, ठीक है। और ये अभिक्रिया हम जो है वो पहले पढ़ चुके हैं, ये आप सिंबॉलिक रूप में याद रखें इसको कि किस प्रकार से जो है वो धातु कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है
तो वो क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करके लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। तो अब बच्चों तीसरे गुण के रूप में हम इसको पढ़ेंगे कि अम्ल और क्षार जो परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो हमने अभी तक दो बातें जानी थी कि अम्ल जो धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं और अम्ल हाइड्रोजन कार्बोनेट और जो कार्बोनेट यौगिक है उनके साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, ये हमने सीखा। अब ये परस्पर अभिक्रिया करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखें कि ये क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये यहाँ पर अम्ल है हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। तो ये दोनों मिलकर लवण बनाते हैं और साथ में क्या बनाते हैं, जल, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को नाम देते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण और जल बनते हैं, तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और उदासीनीकरण अभिक्रिया इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। तो बाद में जो लवण बनता है वो नम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। तो इस प्रकार से ये आप याद रखें कि अम्ल और क्षार मिलकर के लवण और जल बनाते हैं, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया कैसे होती है। तो धात्विक ऑक्साइड बच्चों जो धातु होते हैं, लोहा, तांबा, जितने भी होते हैं इस प्रकार से, जिंक वगैरह, उनके जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के साथ उनके जो यौगिक होते हैं, वो जो अम्लों के साथ क्रिया करके कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर पहले सिंबॉलिक रूप से आप इसको याद रखें कि धातु ऑक्साइड जो होता है वो अम्ल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो यहाँ से एक बात आपने नोट की कि लवण और जल उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनते हैं, इसका मतलब अम्ल के साथ जो क्रिया करके लवण और जल बनाए वो क्षार होगा। तो इस प्रकार से इस जो है वो बात से आपको ये भी जानना है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो किस प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको बताया भी गया है कि यदि कॉपर ऑक्साइड, क्योंकि ये धात्विक ऑक्साइड हो गया CuO, तो यदि ये कॉपर ऑक्साइड लेकर के उसमें धीरे धीरे आप यदि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे डालेंगे तो क्या होगा, ये यहाँ पर बताया कि उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, रंग नीला हरा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये बताया आपको। तो ये किस कारण से होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कॉपर क्लोराइड बनने के कारण ऐसा होता है। कॉपर क्लोराइड, सेकंड क्लोराइड का मतलब होता है जो क्यूप्रिक क्लोराइड CuCl2 बनता है। तो इस प्रकार लवण बनने के कारण जैसा होता है। तो आपको इस बात से ये याद रखना है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। ये यहाँ पर नोटेबल बात ये है, ठीक है। धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के, ठीक है, होते हैं। तो ये इस चीज़ से हमें जानना है, सीखना, इन चीज़ों को याद रखना है आपको। और ये अभिक्रियाएं भी साथ में लिख के याद किया करें। और फिर अम्ल तो आपको पता है कि धातुओं के साथ धातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो धात्विक ऑक्साइड तो हो गई क्षारीय। अब क्षार जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके कैसे अभिक्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं। तो अधात्विक ऑक्साइड बच्चों वो होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो अधातुओं के ऑक्सीजन के साथ यौगिक होते हैं उनको बोलते हैं अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आप ये कुछ प्रश्न आए बच्चों पहले इसमें, तो इससे पहले जो आप ये याद रख लें कि जो जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो हमने देखा कि पीछे अभिक्रिया हमने पढ़ी थी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते हैं और साथ में जल बनाते हैं। तो इस प्रकार से लवण और जल बना रहे हैं। तो चूंकि क्षारक जो क्या है, क्षारक जो है चूंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया किया, नहीं इसके साथ क्रिया करके जो अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड थी ना उसके साथ क्रिया करके लवण बना रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि क्षारक जो है वो अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं। इसका मतलब जो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो यहाँ पर ये बात नोटेबल है कि अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ठीक है। अब इन कुछ प्रश्नों के आंसर हम देखते हैं। तो यहाँ बच्चों पहला प्रश्न जो आपसे पूछा गया कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही या खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, ये आपको यहाँ पर बताया गया है।
तो यहाँ पर ये चीज़ हम समझेंगे कि आपको पता है कि पीतल और तांबे की जो चीज़ें हैं वो धातुओं की बनी होती है और खट्टे पदार्थों में अम्ल होते हैं। तो आप जानते हैं बच्चों कि अम्ल जो होते हैं वो धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया गया है कि चूँकि दही के अंदर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, और लैक्टिक अम्ल जो है वो अभिक्रिया करके जो हानिकारक विषैले यौगिक बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, इसलिए ये चीज़ें इनमें नहीं रखनी चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात याद रखनी है आपको। फिर धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? तो आप जानते हैं कि धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होती है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, और उदाहरण के द्वारा समझाना है इसमें। तो ये तो यहाँ पर जो है वो ये यहाँ पर बच्चों क्षार की जो है वो धातु के साथ अभिक्रिया करके एक अपवाद स्वरूप अभिक्रिया होती है वो दिखाई गई है। और वो प्रयोग जो मैंने आपको बताया था जिसमें फट फट की आवाज़ आती है, तो वो वाला इसमें याद रखना है कि धातु जो है अम्लों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि एक धातु यौगिक ए है जो धातु का यौगिक है, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है, बुदबुदाहट उत्पन्न करता है। ठीक है। तो मोमबत्ती जलती बुझ जाती है, तो इसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट क्लोराइड है। तो यहाँ पर क्या होता है, तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर जो है वो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनने के कारण जो है वो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्योंकि ऑक्सीजन की उपज जब नहीं मिलती है तो चीज़ें बुझ जाती है, तो इस कारण से ये सिद्ध होता है कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जो धातु कार्बोनेट होते हैं वो अम्लों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है। तो ये इतने पेज नंबर जो है वो 26 के जो प्रश्न थे वो थे। उसके बाद जो आगे वाले प्रश्न आएंगे तो उनको हम उस समय पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बच्चों जो ये वाला टॉपिक है कि सभी अम्लों और क्षारकों में परस्पर क्या समानताएं होती है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इसको हम एक प्रयोग के द्वारा समझेंगे। तो जैसे यहाँ पर एक प्रयोग यहाँ पर दिया गया है, तो ये जो एक फ्लास्क है, कांच का बड़ा बर्तन देख रहे हैं, इसके अंदर क्या किया गया, ये एक रबर का कॉर्क रख दिया गया है, इसके अंदर 2 कील गाड़ दी गई है। ठीक है। ये 2 कील गाड़ दी गई इसके अंदर, और इसमें फिर क्या करते हैं, पानी भर देंगे पहले। ठीक है। तो पहले पानी भरेंगे और पानी भर करके इसमें क्या करेंगे, ये कीलें जो ऊपर से थोड़ी यहाँ से पानी से डूबी हुई नहीं होनी चाहिए पूरी, तो यहाँ से क्या किया गया, देखो एक बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। ये बैटरी का संकेत होता है, तो बैटरी से जोड़ दिया गया और यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया गया है, और ये दूसरा तार इस प्रकार लेकर के एक स्विच लगा दिया गया है। तो ये जो आप शुद्ध पानी लेना है बच्चों पहले, तो हम देखेंगे कि जब इसको ऑन करेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। ठीक है। फिर आपको कुछ पदार्थ लेने हैं आपको जिनमें हाइड्रोजन होता है। तो आप जानते हैं कि सारे अम्लों में हाइड्रोजन होता है, लेकिन आप यहाँ पर ये 2 चीज़ें नोट रखें। ये वाली जो है मैं यहाँ पर जो हाईलाइट की है कि ग्लूकोज जो होता है और जो अल्कोहल होता है, इनमें भी हाइड्रोजन होता है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है, तो इस प्रयोग को आपको बार बार करना है। पहली बार हम क्या करेंगे, जब इसमें केवल पानी है तो ये बल्ब नहीं जलता है, लेकिन जब आप इसमें थोड़ी सी अम्ल की मात्रा यदि आप डाल देंगे यहाँ पर, तो आप फिर इसको स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब इसमें अम्ल डाला तो विद्युत धारा यहाँ से प्रवाहित होकर के ये सर्किट पूरा हो गया, यानी ये जो है इसमें विद्युत धारा बहने लगती है। तो चूँकि अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलने पर उनका आयनीकरण हो जाता है, इस कारण से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। लेकिन फिर आप इसको वापस साफ करके और फिर शुद्ध पानी वापस डाल करके यदि आप ग्लूकोज की मात्रा इसमें डालेंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा ऑन करने पर, और अल्कोहल डालने पर भी नहीं जलेगा। तो यहाँ पर ये आपने बात नोट की कि हालांकि ग्लूकोज में भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है, और अल्कोहल में भी हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी वो अम्ल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरह ये बात जाननी है कि केवल हाइड्रोजन होने से ही अम्ल नहीं होते हैं। अम्ल वे होते हैं जो जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वही केवल क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि HCl जो है वो पानी में घोलने पर क्या होता है, Cl आयन देता है, ठीक है, और HNO3 के अंदर ये आयन हो गया,
हाइड्रोक्लोरिक, इसमें एसिटिक अम्ल में ये हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल में ये हो गया। तो चूंकि अम्ल में जो है हाइड्रोजन आयन धन आयन उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो केवल अम्ल उन्हीं को कहेंगे जो जल में घुलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, तो वही अम्ल होते हैं। तो यहाँ पर ये याद रखना, आपको पूरी बात यहाँ पर ये याद रखिए कि अम्ल विलयन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करते हैं, और इसी के कारण इनका जो है अम्लीय गुणधर्म होता है। और वे सारे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन हो लेकिन वो हाइड्रोजन आयन नहीं देते हों तो वो अम्ल नहीं हो सकते। तो इसी प्रकार से आप जो है वो हाइड्रोक्साइड को भी प्रयोग से आप इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे एल्कोहल जो है वैसे तो OH होता है इसके अंदर, लेकिन इसी प्रयोग को यदि आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की से करेंगे तो ये बल्ब जल जाएगा, लेकिन जब आप इसमें अल्कोहल डालेंगे तो नहीं जलेगा। इसका मतलब केवल OH आयन होने से ही वो क्षार नहीं होते हैं, वो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, वो जो है वो क्षारक होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है ये एक और अभिक्रिया यहाँ पर दर्शाई गई है। तो आज देखते हैं बच्चों, अपने यहाँ तक ही पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का भाग पढ़ाऊंगा। आप इस चैप्टर को दोबारा सुनना, गौर से 2-3 बार सुनेंगे तो ये सब चीज़ें आपको लर्न होने वाली है। आज अपने जितनी बातें पढ़ी है वो सबसे पहले हमने पढ़ी है कि अम्ल जो है वो धातुओं से क्रिया करके और क्या बनाते हैं, धातु जो वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, ठीक है, और हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट से अम्ल क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। और अम्ल और क्षार की पारस्परिक अभिक्रिया क्या कहलाती है, वो जो है वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और लवण और जल बनता है उसमें, वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। और इसके साथ साथ ये हमने ये भी पढ़ा कि सारे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो है वो अम्ल नहीं होते, केवल वही होते हैं अम्ल जो हाइड्रोजन आयन देते हैं जल में घुलने पर। और सारे हाइड्रोक्साइड वाले जो होते हैं वो क्षार नहीं होते, केवल वही होते हैं जो जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमने आज की वीडियो में पढ़ी है। तो आप इनको अच्छी तरह इस चैप्टर को 2-3 बार सुनेंगे तो ये चीज़ें आपको लर्न हो जाएगी। इसके अलावा इसमें जितनी समीकरण आई है बच्चों, उनको आप अच्छी तरह लिख के याद किया करें और वीडियो आप पूरा देखा करें, क्योंकि जब पूरा वीडियो नहीं देखेंगे, आप स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, कमेंट किया करो और उस पर लिखा करो आप कौन हो। यदि मेरे विद्यालय के विद्यार्थी नहीं हो आप, तो चूँकि मैं नहीं पहचान पाऊँगा, तो आप ज़रूर उस पर कमेंट किया करो, लाइक किया करो, ताकि मुझे ये रहे कि भी आप पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो बच्चों आगे, ताकि आपके साथियों को और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिले। और वीडियो पूरा देखा करो बच्चों। अभी कोविड काल के अंदर यदि आपके पास फ़ोन है तो आप फ़ोन जो है वो सारे दिन कितने मैसेज पढ़ते होंगे, कितने चैटिंग करते होंगे, तो वो हमें दैनिक जीवन में या हमारे भविष्य में कोई चीज़ काम में आने वाली नहीं है। लेकिन यदि आप ये पढ़ाई करेंगे तो आपको भविष्य में काम आएगी ये चीज़ें आपके। तो इसको आप पूरा देखा करो और 2-3 बार सुना करो, हर चीज़ को गौर से देखा करो। और कोई भी समस्या आती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हो। और कोई भी आपकी समस्या है तो मैं उसके लिए आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। तो ठीक है बच्चों, आप पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।